हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, वही कहलाता है सिस्टम डिजाइन। ये एक टेक्निकल आंसर है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। यहां पे हम जो एग्जांपल लेंगे वो घर का एग्जांपल लेंगे कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो हम एक घर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उस ब्लूप्रिंट के अंदर हम सारे मेजर कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के फिर हम घर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं? जब भी हम कोई घर बनाते हैं उसमें सबसे पहले मेजर कंपोनेंट होगा रूम। रूम्स कितने होंगे, कहां-कहां हम रूम की जगह रखने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा किचन, कि किचन का एरिया कहां होगा। फिर उसके बाद आएगा आपका पावर सप्लाई का ऑप्शन, आप कैसे देने वाले हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप वाटर सप्लाई का ऑप्शन इसके अंदर कैसे देने वाले हैं। ये भी ऑप्शन इसके अंदर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कि आप वाटर सप्लाई का ऑप्शन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद आएगा कि आप डोर्स एंड विंडोज का ऑप्शन कैसे रखेंगे। मतलब डोर और विंडोज मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप इंटरनेट सेटअप कहां करने वाले हैं, वाईफाई का सेटअप कहां करेंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप सिक्योरिटी सिस्टम के लिए क्या क्या करने वाले हैं। मतलब आप अलार्म लगाएंगे, आप कैमरे का ऑप्शन रखने वाले हैं, आप लॉक का ऑप्शन रखने वाले, ये सारा अपना सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि आप स्टोरेज के लिए क्या करने वाले हैं। स्टोरेज का मतलब है कि हम कोई स्टोरेज रूम बनाने वाले हैं या कोई भी बेसमेंट का ऑप्शन देने वाले हैं, ये हमारे स्टोरेज के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा कि हम प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज का ऑप्शन कैसे देंगे। भाई पूरी वाटर की सप्लाई कैसे जाएगी घर के अंदर, ये ऑप्शन हम प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देने वाले हैं। फिर इसके अंदर ऑप्शन आएगा कि आप इमरजेंसी गेट कहां दोगे भैया, इमरजेंसी एग्जिस्ट कहां देने वाले हो। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप इंटीरियर डिजाइन का क्या क्या ऑप्शन अपने घर में रखने वाले हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स को मिला के जो हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे वही कहलाएगा आपका सिस्टम डिजाइन। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया मैंने, घर का एग्जांपल लिया कि घर भी ऐसे नहीं बनता कि हम आए और अपना अपने घर को बनाना स्टार्ट करते, नहीं, उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अब इस एग्जाम्पल से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जब घर को बनाने में हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो ऐसे ही जब हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वही कहलाता है आपका सिस्टम डिजाइन। अब चलते हैं टेक्निकल लॉजिक की तरफ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं कि सिस्टम डिजाइन एक्चुअल में है क्या। सिस्टम डिजाइन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, आर्किटेक्चर तैयार करते हो, ओवरऑल मैप तैयार करते हो। मतलब एक तरह का मैप तैयार करते हो आप अपने एप्लीकेशन का। उस मैप में आप क्या क्या ध्यान रखते हो। मतलब जब भी आप कोई आर्किटेक्चर या ब्लूप्रिंट तैयार करते हो तो उसमें आप मेजर कंपोनेंट ध्यान रखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे। फिर उस कंपोनेंट्स के अंदर मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। फिर उनका डेटा फ्लो क्या होगा, मतलब उनका आपस में कनेक्टिविटी या आपस में रिलेशन क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी सिस्टम डिजाइन के अंदर ध्यान रखी जाती है। इसी को घर के एग्जांपल में देख लो। आपने किचन बनाया, अब किचन में भी वाटर की सप्लाई कैसे जाएगी, किचन में आप पावर की सप्लाई कैसे लेके आएंगे। तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारे घर का एक सिस्टम डिजाइन तैयार होता है। ऐसी एप्लीकेशन में भी हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। इसके लिए ना मैं एक YouTube का एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो हम उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, हम सिस्टम डिजाइन बनाएंगे तो हम क्या चीजें ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां पे जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो मैं YouTube प्लेटफॉर्म के सिस्टम डिजाइन का एग्जाम्पल लेने वाला हूं कि अगर आप YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उसका सिस्टम डिजाइन का क्या क्या प्रोसेस होगा। देखिए, एक पॉइंट बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने यहां पे रख देता हूं। बहुत सिंपल पॉइंट है कि किसी भी एप्लीकेशन को बनाते समय दो तरह की रिक्वायरमेंट होगी। एक होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में यूट्यूब, मतलब भैया यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म क्या क्या करेगा, मतलब हमें रिक्वायरमेंट में ये पता होना चाहिए जो हम बनाने जा रहे हैं यूट्यूब उसके बारे में तो पता होना चाहिए, या उसके उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। या कोई बंदा आके मेरे से बोलता है कि फ्लिपकार्ट बना दो, तो फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को बनाते समय मैं फ्लिपकार्ट के बारे में सारी चीजें समझूंगा ना। वो किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, उन सारी फीचर्स को समझ के फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात कर रहे हो, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप ये समझ रहे हो कि क्या क्या चीजें यूट्यूब में होंगी। तो मैं इसके कुछ पॉइंटर रखता हूं। देखिए, पहला पॉइंट होगा कि आपको यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन चाहिए। मतलब बंदा
वीडियो क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है, ये ऑप्शन चाहिए पहला। फिर यूजर क्या कर सकता है, यूजर वॉच कर सकता है वीडियो, तो वॉच का भी ऑप्शन चाहिए। मतलब भाई यूजर आके वीडियो को देख सकता है, वॉच कर सकता है। अब वॉच भी वो अलग अलग भाई फॉर्मेट में कर सकता है, 360 में कर सकता है, 720 में कर सकता है, 4K में कर सकता है। ये अलग अलग क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। मतलब वो किस क्वालिटी में वॉच करने वाला है, ये अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, वॉच उसको किस क्वालिटी में करना है। फिर यूट्यूब का तीसरा काम क्या होगा, उसमें सर्च का ऑप्शन। भाई यूट्यूब पे जाके आप मेन काम क्या करते हो, सर्च ही तो करते हो कि मुझे ये वीडियो सर्च करना है, मुझे पाइथन के बारे में पढ़ना है, मुझे रिएक्ट के बारे में पढ़ना है, ये चीज आप जाके सर्च करते हो, तो सर्च चाहिए। फिर चौथा उसके अंदर क्या ऑप्शन होगा कि आप उसके अंदर लाइक का ऑप्शन दे सकते हो, आप उसके अंदर शेयर का ऑप्शन दे सकते हो, और आप उसके अंदर कमेंट का ऑप्शन दे सकते हो। ये होगा इसका चौथा भैया काम, जो वो कराता है कि आप वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। पांचवा होगा हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो देखा, तो उस वीडियो से रिलेटेड सेम वीडियो आपके सजेशन में आ जाते हैं, वो कहलाता है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम। ये भी आपको यूट्यूब क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेजर कंपोनेंट में उसके आता है रिकमेंडेशन सिस्टम सर, ठीक है। फिर आपका आता है छठा होगा आपका यहाँ पे एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब क्या है सर, एनालिटिक्स का मतलब सिंपल सा है कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया, तो आप उसके बारे में देखते हैं कि वो वीडियो कितना चला है, उस पे लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितना है, वॉच टाइम कितना है। वो जो पूरा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड होता है, वो भी हमें यूट्यूब क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वो भी उसका एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो हमारा चौथा मेजर पार्ट होगा एनालिटिक्स का, ये भी हमें YouTube की तरफ से क्या होने वाला है, मिलता है। मतलब एक तरह से हम जब YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो ये चीज भी हम सोच के चलते हैं। ये हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब YouTube में बनाते समय हमारी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो YouTube के प्लेटफॉर्म की ये रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि जब हम फ्लिपकार्ट बनाएंगे तो फ्लिपकार्ट की भी ये रिक्वायरमेंट सेम होगी। भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या होने वाला, अब इसमें तो एक और रिक्वायरमेंट चलो मैं जोड़ देता हूं कि आपको यहां पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी चाहिए। ऑथ सिस्टम क्यों चाहिए सर, ऑथ सिस्टम इसलिए चाहिए भैया कि आप बिना लॉगिन के तो सामने वाले की ना तो प्रोफाइल बनवाओगे, ना उसको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दोगे, ना उसको कोई भी ऑप्शन दोगे। तो आप यहां पे ऑथ या ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी चाहते हैं, ये भी इसकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। बस तो हमें जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो एप्लीकेशन को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेशन एक्चुअल में करने वाली क्या है, किस पर्पस के लिए बन रही है। जैसे एक रियल एस्टेट का हम एग्जांपल लें, तो रियल एस्टेट के एग्जांपल में वीडियो का क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग होती है, सिटी होता है, लोकेशन होता है, बंदा आके प्रॉपर्टी सर्च कर सकता है, बाय कर सकता है, सेलर कर सकता है। ये हमारी रियल एस्टेट की एप्लीकेशन का एग्जांपल हो सकता है। यहां पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल हम यूट्यूब का ले रहे हैं। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है सर, मैं यहां पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की भी क्या करूंगा, बात करूंगा, जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करिए सर, क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि यहां पे हम भैया सिंपल है कि हम यहाँ पे स्केल कैसे करेंगे अपने प्लेटफॉर्म को। स्केल करने का मतलब क्या है, मैंने YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, वो चल ही नहीं रहा, या मैंने YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें हजारों यूजर आए, वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। तो स्केलेबल कैसे होगा, वो भी हमें क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है कि आप उसको मेंटेन कैसे करोगे, मतलब मेंटेन का लॉजिक कैसे लगाओगे, ये भी प्रोसेस हमें क्या करना है, ध्यान रखना। मेंटेन का मतलब है कि अगर जो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, प्लेटफॉर्म को बनाते समय या रन टाइम पे कोई एरर आई या प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आई, तो वो हमारे मेंटेनेबल होनी चाहिए, मतलब वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन आता है इसके अंदर, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब क्या है सर, लो लेटेंसी का केवल इतना सा मतलब है कि एट ए टाइम अगर यूजर आया, एक यूजर आया, और यूजर के सामने मान लो 2 से 3 सेकंड में आपका यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खुल रहा है, तो इसका मतलब है हम उसकी लेटेंसी को थोड़ा और इंक्रीज करें। हम चाहें कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म विद इन सेकेंड में खुल जाए, या मान लो हाफ सेकेंड में खुल जाए, या बहुत जल्दी वो पेज यूजर के सामने लोड हो जाए। तो लो लेटेंसी इसका काम करती है। फिर इसके बाद भैया आप इसमें ना और भी फैक्टर रख सकते हो कि स्टोरेज के लिए क्या करोगे, कैशिंग के लिए क्या करोगे, सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हो सकता है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूं।
तो ऐसे मतलब जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन बनाते समय देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो भैया कोडर के लिए होगी, डेवलपर्स के लिए, वो इस रिक्वायरमेंट को बना। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम ये पॉइंट्स इसलिए ध्यान रखते हैं कि हमने मान लो एक प्लेटफॉर्म बनाया यूट्यूब जैसा, और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के लिए होस्टिंग ले ली हमने बहुत छोटी सी, तो वो प्लेटफॉर्म यार मर जाएगा, वो प्लेटफॉर्म आगे नहीं चल पाएगा। तो भाई होस्टिंग का ऑप्शन क्या रखेंगे, सर्वर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे एसएसएल का ऑप्शन रखेंगे या नहीं रखेंगे, हम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हम नॉन फंक्शनल में डाल देते हैं। तो नॉन फंक्शनल में वैसे स्केल मेन पॉइंट होता है, मेंटेन मेन पॉइंट होता है, और लो लेटेंसी मेन होता है। सिक्योरिटी भी आप रख सकते हैं, स्टोरेज भी रख सकते हैं, ये भी इसका पॉइंट बन सकता है। तो ये मैंने एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का अगर मैं सिस्टम डिजाइन तैयार करूंगा, तो ये मैं पॉइंटर्स को पकड़ के रखूंगा, पॉइंटर्स को ध्यान में रखूंगा। अब चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ, देखिए। तो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है वही आपका सिस्टम डिजाइन होता है। अब सिस्टम डिजाइन में ना हमारी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, उसको हमें समझना है कि पहले हम क्या करें। यार ऐसा तो नहीं है पहले टेस्टिंग करेंगे, नहीं। आप उस लाइफ साइकिल को फॉलो करके चलोगे। वो लाइफ साइकिल क्या होगी, पहले हमारे प्रोडक्ट की बनेगी प्लानिंग। हम सबसे पहले करेंगे प्लानिंग। जैसे कि कोई क्लाइंट आके मेरे से कहता है कि मुझे 99 एकड़ जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ये हो गई प्लानिंग कि 99 एकड़ बनाना है। फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है भैया मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, या आप मुझे वो टेक स्टैक दे रहे हो जिसमें हम ना बना पाए। जैसे आप मेरे से बोलो कि पीएचपी में एक काम करो, फ्लिपकार्ट बना दो, नहीं पॉसिबल है। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है उसको बनाने की, प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को लिया, रिक्वायरमेंट्स को लेके एक जगह पे इकट्ठा रिक्वायरमेंट्स लिया बस अभी, फिर उसको पॉसिबिलिटी में डाला, वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, फिर उसका क्या होगा, एक सिस्टम डिजाइन हम तैयार करेंगे। सिस्टम डिजाइन तैयार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको भेजेंगे इंप्लीमेंटेशन मोड पे, मतलब ये जाएगा डेवलपर के पास। ये किसके पास जाएगा, डेवलपर के पास। डेवलपर जब काम कर लेगा, जब हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी या एप्लीकेशन बन रही होगी, तो उस एप्लीकेशन का फेस जाएगा टेस्टिंग मोड के पास, मतलब वो एप्लीकेशन टेस्ट होने के लिए भी जाएगी। फिर वो जाएगी डेप्लॉयमेंट स्टेज पे, मतलब एक तरह से वो हम सर्वर पे क्या करेंगे, होस्ट करेंगे, हम उसको सर्वर पे डालना स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने इसलिए बोला कि ये जो लाइफ साइकिल है इसको फॉलो करना पड़ेगा। यार कोई बंदा आके कहे कि मेरी मुझे मेंटेन कर दो फेसबुक, बनाया नहीं तो मेंटेन कैसे कर दो। तो पॉइंट ये है कि प्लानिंग हुई, पॉसिबिलिटी हुई, फिर उसका सिस्टम डिजाइन तैयार हुआ, फिर वो डेवलपर के पास गया, फिर डेवलपर से टेस्टिंग के पास गया, टेस्टिंग से वो पहुंचा डेप्लॉयमेंट स्टेज पे, मतलब वो सर्वर पे अपलोड हुआ। अब आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं या सपोर्ट रख सकते हैं। ये इसकी पूरी ओवरऑल प्लानिंग होती है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम इसी प्लानिंग के थ्रू क्या करते हैं, चलते हैं। देखो एक्चुअल में देखो, बड़ी एप्लीकेशन जब भी बनेगी, अगर किसी कंपनी में बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैं यहां पे फेसबुक को ले लूं, मैं यहां पे गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को ले लूं, मैं यहां पे मिंत्रा जैसी वेबसाइट को ले लूं, तो हर बड़े प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम डिजाइन तैयार होगा, तभी वो एप्लीकेशन बनने के लिए प्रोसेस में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने सोचा और कल मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। इससे आपका सिस्टम गिर जाएगा और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो प्रॉब्लम करने लग जाएगी। अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट से हैं और आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं, तो WSQTech का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मेंटरशिप प्रोग्राम है केवल आप लोगों के लिए। यहां पे हम मर्न स्टैक का यूज करके फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को मिला के 360 डिग्री फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। और अगर आप भी अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि सिस्टम डिजाइन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है कि आप अपना ओवरऑल प्लान या मैप तैयार करते हो, मतलब सारे कंपोनेंट्स, सारे मॉड्यूल्स को आप यहां पे क्या करते हो, समझते हो। ओवरऑल प्लान कि डेटाबेस क्या यूज होगा, हम सर्वर क्या यूज करेंगे, ये सारे प्लान्स को आप उसके अंदर रखते हो। अब जो इस टाइप के रोल पे जो बंदा जाएगा, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा ही होगा, मतलब एचएलडी पे बंदा क्या होता है, एक्सपीरियंस ही जाता है। यहां पे आप सिस्टम आर्किटेक्ट और सीनियर डेवलपर की जो प्रोफाइल होती है, वो इस प्रोफाइल के अंदर क्या करता है, काम करता है।
मतलब मैं यहाँ पे मैं एक आर्किटेक्चर और मैं पूरा ओवरऑल प्लान बना रहा हूं, मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये बोला यार यूट्यूब बनाना है तो यूट्यूब के सारे फीचर्स डिफाइन किए। उसके फिर मैंने उसमें फिर ये भी देखा कि डेटाबेस कौन सा यूज होगा, टेक स्टैक कौन सा यूज होगा, वो सारी चीजें मैंने समझ ली। उसके बाद मैंने एलएलडी के पास भेजा। तो एलएलडी क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है एलएलडी क्या है, द स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स, मतलब हर चीज की डिटेल व्यू जाती है एलएलडी के अंदर। अब एलएलडी का मतलब ये होगा कि अगर मुझे वीडियो अपलोड करने का काम करना है तो वीडियो अपलोड करने का फंक्शंस कैसे बनेंगे, उसके क्लासेस क्या होंगे, उसके इंटरफेस क्या होंगे, उसके स्कीमा को कैसे तैयार करेंगे, उसको मैं डेटाबेस में भेजने का काम कैसे करूंगा, एमवीसी पैटर्न को कैसे लगाऊंगा। तो ये जो ओवरऑल कोडिंग लेवल का काम होता है, डेवलपमेंट लेवल का काम होता है, वो होता है एलएलडी के अंदर। तो एलएलडी में एक्चुअल में एलएलडी प्रोफाइल पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं, ठीक है, बैकएंड इंजीनियर भी चले जाते हैं, और टेक्निकल लीड जो टीम लीड होता है वो भी इसके अंदर क्या करता है, प्रोसेस करता है। मतलब यहां पे आप कोड लेवल की बात करोगे, यहां पे आप किसकी बात करोगे, यहां पे आप बात करोगे कोडिंग लॉजिक्स की, एल्गोरिथम्स की, क्लास डायग्राम की। मतलब प्योर कोडिंग की बात की जाएगी एलएलडी के अंदर, और एचएलडी के अंदर ओवरऑल मैप की बात किया जाएगा। तो यहां पे पॉइंट वाइज आपको समझना है। वहां पे मेरा रोल एक मैनेजर और मेरे एक प्रोसेस और एक आर्किटेक्चर लेवल पे होगा। यहां पे मेरा जो रोल होगा वो कोड करने का होगा, कोडिंग करने का होगा, कोड को ऑप्टिमाइज करने का होगा। ये सारे रोल हमारे एलएलडी के अंदर आ जाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम समझते हैं सिस्टम डिजाइन के। की कॉन्सेप्ट का मतलब ये सारे की कॉन्सेप्ट होते हैं भाई किसी भी एप्लीकेशन में। सबसे पहले क्या होता है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए एट ए टाइम हजारों यूजर आए तो आपकी एप्लीकेशन का स्केल डाउन ना हो जाए। मतलब वो हम ऐसा सिस्टम बनाए, हम ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो एक स्केलेबल फॉर्म में हो। मतलब ऐसा ना हो कि हजार सिस्टम आए, सिस्टम गिर गया और हमारी वेबसाइट बंद हो गई या हमारा एप्लीकेशन डाउन हो गया, नहीं। तो स्केलेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। फिर इसके बाद आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब वही है कि बहुत सारा अगर ट्रैफिक आया तो हम इसको भाई मल्टीपल सर्वर में तोड़ पाए। मल्टीपल सर्वर में तोड़ पाए। देखिए लोड बैलेंसिंग के अंदर दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो एक्चुअल में मैं यहां पे बात अभी उन दोनों की चलो डेप्थ लेवल पे नहीं कर रहा हूं, मगर अभी आप यही मानिए कि बहुत सारा ट्रैफिक आया। तो बहुत सारा जब ट्रैफिक आएगा या तो मैं अपने सर्वर की रैम इंक्रीज कर दूं या सर्वर को इंक्रीज कर दूं, अगर एक ही सर्वर रख रहा हूं तो वो एक सही ऑप्शंस नहीं होता। या फिर मैं एक काम करूं, मैं अपने सर्वर को छोटे छोटे मल्टीपल सर्वर में तोड़ के फिर मैं आपको डेटा दिखाना स्टार्ट करूं, तो वो लोड बैलेंसिंग के अंदर होता है। फिर यहां पे आता है कैशिंग। कैशिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन में कैशिंग हम इसलिए लगाते हैं, इन द केस मान लीजिए कि आपने मान लो कोई यार वेबसाइट ओपन की या कोई वेब एप्लीकेशन ओपन की या एप्लीकेशन ओपन की और उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, हमने कोई डेटा नहीं डाला, तो मैं चाहता हूं कि उसके अंदर कैशिंग का कॉन्सेप्ट हो। कैशिंग के कॉन्सेप्ट में जो भी आपका ओल्ड डेटा होता है वो कैश से लोड होकर आता है। इससे आपके सामने डेटा बहुत फास्टली लोड होकर आता है। कैशिंग वो लॉजिक परफॉर्म करता है। फिर डेटाबेस डिजाइन कैसे करेंगे हम, इसके अंदर डेटाबेस के लिए क्या यूज करने वाला है, एसक्यूएल या नो एसक्यूएल, दो तरह के हमारे डेटाबेस होते हैं। अब एसक्यूएल में हम एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, इसको यूज कर सकते हैं। नो एसक्यूएल में रेडिस होता है और मोंगोडीबी होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मगर ये भी डिफाइन करेगा आपके प्रोजेक्ट, और आपके प्रोजेक्ट के लेवल पे आपके पूरे सिस्टम के ऊपर डिफाइन करेगा। फिर एपीआई डिजाइन। एपीआई कैसे डिजाइन करेंगे, हम बैकएंड और फ्रंट एंड का रिलेशन कैसे करेंगे। भाई एक एप्लीकेशन जब बनती है तो उसका बैकएंड भी बनता है, तो बैकएंड कैसे अपना डेटा फ्रंट एंड के पास पहुंचाएगा, वो एपीआई के थ्रू प्रोसेस होगा। तो रेस्टफुल एपीआई कैसे बनती है, एपीआई के अंदर हम सिक्योरिटी के लिए क्या ऑप्शन करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, टोकन का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें एपीआई के अंदर डिफाइन होती है। फिर बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब भाई हमारे सिस्टम के अंदर अगर कुछ रन टाइम पे एरर आती है तो पूरा सिस्टम क्रैश ना हो, उसको ऐसे मैनेज किया जाए कि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। इस चीज को हम फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो ये मैंने एक ओवरऑल क्या किया, आपको एक सिस्टम डिजाइन की डेफिनेशन दी। सिस्टम डिजाइन की डेफिनेशन में मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया हाउस का, कि वो कैसे वर्क करता है, एक हम कैसे ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फिर मैंने एक YouTube प्लेटफॉर्म का एग्जांपल बताया कि आप लोग YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बना रहे तो आपका माइंड क्या-क्या चीजें सोच के चलेगा, जिससे आप इसको क्या कर पाए, समझ पाए। तो अभी के लिए इतना ही।
आगे और भी चीजें आपके पास आएंगी, डेप्थ लेवल पे चीजें बताई जाएंगी, जिससे आप और अच्छे लेवल पे पॉइंट्स को समझ पाए। थैंक यू सो मच गाइस।